वेलकम फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस विद यशवंत साध में आपका बहुत बहुत स्वागत। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं की इतिहास और उसके अंतर्गत हमारा पाठ जो चल रहा है वो है बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण। और उसके कुछ पॉइंट जो हमने पढ़ लिए हैं और कौन से पढ़ेंगे देख लेते हैं। हमने यूनानी आक्रमण के बारे में पढ़ा जिसमें सिकंदर और मेनांडर के बारे में, उसके बाद शक रुद्रदमन के बारे में पढ़ा, फिर कुषाण कनिष्क के बारे में पढ़ा। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे हुण आक्रमण और फिर उनका आत्मसातीकरण। तो लीजिए शुरू करते हैं। हुण, इनकी उत्पत्ति के बारे में इतिहासकार एक मत नहीं है। उत्पत्ति का मतलब कि ये कहाँ से आए, किस तरह से आए और ये इनका जो बैक है उन चीज़ों के बारे में इतिहासकार एक मत नहीं है। सबका अलग अलग मत है। कोई कहाँ से आता है आए हुए बताता है, कोई कहीं और से आए हुए बताता है, तो एक मत नहीं है। कुछ के अनुसार हुण मंगोलों की तरह मध्य एशिया की खानाबदोश और बर्बर जाति थी जिन्होंने भारत को खूब लूटा। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि जो हुण थे वो मंगोलों की तरह मध्य एशिया की खानाबदोश यानी घूमने फिरने वाले, एक जगह पे नहीं रहने वाले, और बर्बर जो बहुत क्रूर होते हैं, आतंक मचाते हैं, जाति थी जिन्होंने भारत को खूब लूटा था, ऐसा बताते हैं। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि ये राजपूतों के पूर्वज थे। कुछ इतिहासकार हुणों के बारे में बताते हैं कि ये जो राजपूत हैं उनके पूर्वज थे। हुणों की उत्पत्ति मूलतः काकेशस से मानी जाती है, जहाँ से यह मध्य एशिया और दक्षिणी एशिया और अन्य देशों में फैल गए। अब जो बॉटम लाइन है ये है कि उनकी उत्पत्ति मूल रूप से काकेशस से मानी जाती है, जहाँ से ये मध्य एशिया में और फिर मध्य एशिया से दक्षिणी एशिया और फिर अन्य देशों में ये फैल गए थे। भारत में इनका प्रवेश पश्चिम से लगभग 450 ईस्वी में हुआ था। ये अंत में आने वाली बाह्य आक्रमणकारी जाति है जिसमें हमने सबसे पहले यूनानी, फिर इंडो ग्रीक या भारतीय यूनानी, फिर उसके बाद शक, फिर कुषाण और अंत में ये जो हुण है वो 450 ईस्वी में इनका प्रवेश हुआ। हुणों द्वारा चलाए गए स्वर्ण सिक्कों को हुण कहा जाता था। हुण ने जो सोने के सिक्के चलाए थे उन्हीं को हुण कहा जाता था, और हो सकता है इसकी वजह से इनका नामकरण भी ये हुण हुआ हो। तो उनके स्वर्ण सिक्कों को हुण कहा जाता था। इस जाति के लोगों को चीन में हुयान या हण कहा जाता था, हुण कहा जाता था, जो चीन के हुन्नाओ प्रदेश से संबंधित है। तो ये जो जाति है वो चीन के हुन्नाओ प्रदेश से संबंधित है और इस जाति के लोगों को चीन में हुयान या हुण कहा जाता था। इनके सोने के सिक्कों को भी हुण कहा जाता था। जो हुण आए और इनका जो थोड़ा सा अनुमान जो है वो यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए ये भारत है, यहाँ से ये कश्मीर का इलाका, ये सिंधु नदी, और ये तक्षशिला जो, और ये गांधार, ये पार्थिया। तो इस तरह से यहाँ पर ये हुण कुछ इधर भी चले गए, कुछ इधर भी आए, कुछ इधर आए, कुछ इधर आए। इस तरह से ये यहाँ से बिखर गए और भारत के यहाँ पर ये इस इलाके से पश्चिम में यहाँ से आते हुए यहाँ से आए। ये उत्तर का भाग है हमारे भारत का, ये हिमालय और ये क्षेत्र। तो यहाँ से ये भारत के अंदर आए थे, ऐसा मानना है। और ये हुणों का साम्राज्य, देखिए ये हुणों का साम्राज्य जिसमें गुजरात का भाग, राजस्थान का भाग, ये पूरा उत्तरी भारत लगभग, और फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये ऊपर का और क्षेत्र। तो ये हुण जो जाति थी उनका ये साम्राज्य है। स्कंदगुप्त और हुण आक्रमण, ये हमने जो गुप्त साम्राज्य वाला पार्ट पढ़ा था, दूसरा पार्ट, उसमें भी ये हमने पढ़ा था कि स्कंदगुप्त और हुण का सामना हुआ था। देखिए पढ़ लेते हैं एक बार फिर। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुण जाति के द्वारा सैकड़ों हमले किए गए थे। और ये हमने स्कंदगुप्त जब पढ़ रहे थे गुप्त साम्राज्य में तो उस समय भी ये पढ़ा था। अगर आपको याद नहीं है तो इसको वापस एक बार फिर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इन हमलों में हुण तो सफल नहीं हुए। अब ये जो हमले स्कंदगुप्त के ऊपर हुए थे तो उस समय हुण तो सफल नहीं हुए, परंतु स्कंदगुप्त का अंतिम समय भी इनके संघर्ष में ही व्यतीत हुआ। यानी दोनों में से कोई विजित नहीं रहा, दोनों बराबरी पर रहे, कभी हुण कभी स्कंदगुप्त। और इसके स्कंदगुप्त के अंतिम समय में भी
ये संघर्ष में ही चला, हुणों से संघर्ष ही करता रहा। गुप्त साम्राज्य की शक्ति क्षीण होने के बाद हुणों के राजा तोरमाण ने मालवा मध्य प्रदेश को जीतने के बाद भारत में स्थायी निवास कर लिया। और जब गुप्त साम्राज्य की शक्ति क्षीण हुई तो उस समय हुणों के राजा जो थे तोरमाण, वो एक महत्वपूर्ण शासक हुए हैं हुण साम्राज्य में या हुण जाति में। तो उन्होंने फिर भारत में मालवा मध्य प्रदेश को जीतने के बाद भारत में स्थायी निवास कर लिया था। तो हुण राजा तोरमाण के बारे में देख लेते हैं। जैन ग्रंथ कुवलयमाल के अनुसार तोरमाण चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित पवैया नगरी से भारत पर शासन करता था, जो ग्वालियर के पास थी। यह जैन ग्रंथ कुवलयामाल में लिखा हुआ है कि जो तोरमाण हुण राजा था वो चंद्रभागा नदी के किनारे पवैया नगरी है, वहाँ से भारत पर शासन करता था। और ये पवैया नगरी ग्वालियर के पास है, यानी मध्य प्रदेश में। यह हुणों का सबसे प्रतापी राजा था। तोरमाण और उसके पुत्र मिहिरकुल ने संयुक्त रूप से मथुरा और तक्षशिला में बहुत रक्तपात किया था। तोरमाण और उसका पुत्र मिहिरकुल दोनों ने मिल करके मथुरा और तक्षशिला में बहुत ही रक्तपात किया था। तोरमाण के बाद उसके पुत्र मिहिरकुल ने पंजाब पर आक्रमण करके उसे अपने अधीन कर लिया था। तो इसकी जो शुरुआत, तोरमाण की शुरुआत तो केवल मध्य प्रदेश मालवा क्षेत्र में ही थी, पर उसके बाद उन दोनों ने मिल करके मथुरा और तक्षशिला पर रक्तपात किया। और फिर बाद में तोरमाण के बाद मिहिरकुल ने, जो उसका पुत्र था, उसने पंजाब पर आक्रमण करके भी उसको अपने अधीन कर लिया था। यशोवर्मन के द्वारा हुणों का दमन किस तरह से होता है? ईस्वी में यशोवर्मन और बालादित्य ने मिल करके हुणों के अत्याचार का मुकाबला किया। जब ये गुप्त साम्राज्य तो धीरे धीरे खत्म हो गया, तो उसके बाद यशोवर्मन ने 528 ईस्वी में यशोवर्मन और बालादित्य ने मिल करके हुणों के अत्याचार का मुकाबला किया। यशोवर्मन से हुण परास्त तो हो गए, परंतु वे अपने मूल स्थान मध्य एशिया नहीं गए, बल्कि यहीं आत्मसात होकर के विलीन हो गए। तो ये भी एक जाति, जो हमने 4 जातियाँ इस पाठ में है, यूनान, शक, कुषाण और ये हुण, तो ये सभी यहीं पर होकर के रह गए, यहीं आत्मसात हो गए और यहीं विलीन हो गए। हुणों का धर्म, ऐसा माना जाता है कि उनका धर्म शैव था, शिव को मानने वाले थे हुण, और उन्होंने हर हर महादेव का नारा दिया था। ये बातें अब आप जब पढ़ेंगे इतिहास में तो कई सारी चीज़ें पढ़ते हैं ऐसी खुलेंगी जो आपको भी आश्चर्यचकित कर देंगी। तो हुणों ने हर हर महादेव का नारा दिया था, और हुणों का जो धर्म था वो शैव था, शिव को मानने वाले थे। यह बहादुर और पराक्रमी थे, जो भारत भूमि में ही आत्मसात हो गए। ये बहादुर थे, पराक्रमी थे, जो भारत की भूमि में ही आत्मसात हो गए। इतिहासकारों का मानना है कि 8वीं शताब्दी के राजपूत युग में हुणों का रक्त मिश्रित रहा होगा। इतिहासकार मानते हैं कि 8वीं शताब्दी का जो राजपूत युग है, जो हम आगे पढ़ेंगे आगे के पाठों में, 8वीं शताब्दी का राजपूत युग, तो उसके अंदर हुणों का रक्त मिश्रित रहा होगा, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। हुणों के आक्रमण या आत्मसातीकरण का उद्देश्य प्रभाव क्या रहा? हुण मध्य एशिया से नरसंहारक, क्रूर, बर्बर जाति के हमलावर रूप में भारत में आए थे। मध्य एशिया से आए थे और वो नरसंहारक थे, क्रूर थे, बर्बर थे और हमलावर के रूप में भारत में आए थे। बाद में भारतीय संस्कृति के रीति रिवाजों को आत्मसात करके मुख्य धारा में विलीन हो गए। ये आए थे नरसंहारक के रूप में, क्रूर, बर्बर और हमले करने वाले के रूप में, लेकिन भारत की संस्कृति की जो रीति रिवाज थे उनको अपना करके फिर यहीं की मुख्य धारा में विलीन हो गए। अब पश्चिमी और मध्य एशिया के अन्य जातियों के आक्रमणों का सिलसिला भी शुरू हो गया। तो यूनान, फिर शक, फिर कुषाण और हुण, अब इसके बाद धीरे धीरे अन्य जो पश्चिमी और मध्य एशिया की अन्य जातियाँ थी उनका भी आक्रमण का सिलसिला शुरू हो गया। तो इस तरह से भारत के ऊपर जो बाह्य आक्रमणों का सिलसिला शुरू हुआ, यूनान से, सिकंदर से लेकर के हमने हुणों तक पढ़ा। ये जो तीसरा पार्ट है, इसके बाद हम जब आगे के पार्ट में फिर इससे आगे की और कंटिन्यूटी जारी रखेंगे। आपको कंटिन्यूटी में ही समझ में आए, इसके लिए मैंने आपको इस पार्ट की शुरुआत में बता दिया था कि ये जो पार्ट है, तीसरा पार्ट, वो मौर्य के बाद और गुप्त से पहले के, यानी जो मौर्य के बाद और गुप्त के पहले के जो बीच का समय था, वहीं पर ये बाह्य आक्रमण हुए और फिर आत्मसातीकरण भी हो गया। और गुप्त से फिर एक नया, जो आत्मसात होने के बाद नई चीज़ें जो सामने आई, वो हमने उस दूसरे पार्ट में भी देख लिया था।
अब आगे के पाठ के लिए फिर मिलेंगे, परंतु एक बार फिर देख लेते हैं इस पाठ में यूनानी जो आए थे, फिर शक आए, फिर कुषाण और अंत में हुण, और इस तरह से ये अपना पाठ है वो समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि उसको और सुधारा जा सके अगर कहीं कमी है तो। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। धन्यवाद।